एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए आज जो आपका टॉपिक आ रहा है दैट इज़ आईएसबीटी। आईएसबीटी जो एक तरह का स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज यानी कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का एक स्टैंडर्ड है बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की, विच इज़ आईएसबीटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंट बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट्स के लिए जो डिस्क्राइब किया जाए या उसको कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाए उसके लिए जो फॉर्मेट लाया गया दैट इज़ आईएसबीटी। तो आज की वीडियो में हम आईएसबीटी रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि आईएसबीटी क्या है, कौन कौन से फॉर्मेट में आईएसबीटी को लाया गया, क्यों लाया गया, कब कब ये आया, इन सब बारे में हम बात करेंगे और क्या इसका स्ट्रक्चर है, और साथ ही साथ आपको क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं ये भी हम थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं आईएसबीटी से। पहले हमने पढ़ा इसकी फुल फॉर्म की आईएसबीटी क्या है, अब बात करते हैं इसके ओरिजिन की। तो आईएसबीटी की जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किया जाता है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के लिए एंड इंटरचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन को। तो वही चीज़ कब आई, किस तरीके से इसको बनाया गया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बात की जाए ओरिजिन की तो डेवलप बाय इफ्ला, इसको जो लाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है या डेवलप करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है इफ्ला। इफ्ला इसे लेकर आया था। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है आईएसबीटी को कौन लेकर आया है, तो आपका आंसर होगा इफ्ला, इन केस अगर आपसे ये पूछा जाता है तो। आगे बात करते हैं कैसे कैसे ये ओरिजिनेट हुआ। इन 1961 यानी कि 1961 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल आईसीसीपी को हेल्ड किया गया। एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जो कि कैटलॉगिंग के ऊपर रखी गई, कैटलॉगिंग के प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को डिस्कस करने के लिए रखी गई 1961 में इंटरनेशनल लेवल पर। आईसीसीपी जिसका नाम था, held in Paris to set up standards for heading of the authors and title records, जो कि पेरिस में की गई आईसीसीपी यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स। तो उसको जब सेटअप किया गया तो वो क्यों बिठाई गई, वो क्यों करी गई कॉन्फ्रेंस, रिलेटेड टू कैटलॉगिंग। क्या कैटलॉगिंग के प्रिंसिपल हो, किस तरीके से ऑथर एंड टाइटल को रिकॉर्ड किया जा सके, क्या उसका कोई एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बने हर चीज़ के लिए, चाहे वो सीरियल्स हैं, बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं या फिर नॉन बुक मटेरियल है। इस मुद्दे के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस की गई। ठीक है, 1961 में हेडिंग के लिए कि क्या ऑथर्स और टाइटल रिकॉर्ड्स की हेडिंग होगी, तो वहाँ पे ये डिस्कस हुआ। फिर 1969 में इफ्ला कमेटी ऑन कैटलॉगिंग स्पॉन्सर एन इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट। देन इफ्ला ने कैटलॉगिंग रिलेटेड एक मीटिंग स्पॉन्सर की गई जिसमें इंटरनेशनल मीटिंग रखी गई कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स की, जहाँ से सारे देशों के कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स मिलके उनको बुलाया गया और इफ्ला ने एक कमेटी रखी रिलेटेड टू कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स रिलेटेड, ताकि ऐसा कोई एक फॉर्मेट बनाया जा सके जो कि कैटलॉगिंग रिलेटेड फील्ड को और अच्छे से हेल्प कर सके। उसमें किस तरीके से ऑथर रिकॉर्ड्स या टाइटल रिकॉर्ड्स को अरेंज करना है उनके ऊपर और उनको हेल्प मिल सके 1969 में। तो यहाँ से इसका ओरिजिन शुरू हो गया था 1969 में, क्योंकि ये मीटिंग के अंदर डिस्कस किया गया था आईएसबीटी के बारे में। देन फिर 1961 में आईएसबीटी का मोनोग्राफिक पब्लिकेशन के ऊपर एक फॉर्मेट आया, पब्लिश किया गया मोनोग्राफ पब्लिकेशन पे 1971 में, जो सबसे पहला आईएसबीटी का पब्लिकेशन था मोनोग्राफ्स के ऊपर, वो पब्लिश किया गया 1971 में। उसी के बाद आईएसबीटी सीरियल्स के ऊपर उसका फॉर्मेट पब्लिश किया गया 1974 में, आईएसबीटी सीरियल्स का। फिर आईएसबीटी जर्नल मटेरियल के ऊपर जो इंफॉर्मेशन थी
वो जो कि मेन जर्नल मटेरियल्स आ जाते हैं उनके ऊपर 1977 के अंदर जाकर उसको पब्लिश किया गया इस फॉर्मेट को। देन फिर कार्टोग्राफिक मटेरियल, नॉन बुक मटेरियल, इनका भी 1977 में फॉर्मेट को पब्लिश किया गया। तो ये भी आपके ईयर वाइज पूछे जा सकते हैं। आफ्टर 1969 के बाद जो कैटलॉगिंग एक्सपर्ट की कॉन्फ्रेंस हुई जो कि इफ्ला ने करवाई, उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि ISBT करके एक फॉर्मेट बनाया जाएगा और उसको अलग अलग तरीके से पहले पब्लिश किया गया। सबसे पहला जो आया वो मोनोग्राफिक पब्लिकेशंस के लिए आया, फिर सीरियल्स के लिए आया, फिर आपका जर्नल मटेरियल के लिए, देन कार्टोग्राफिक मटेरियल्स के लिए, देन नॉन बुक मटेरियल के लिए आया। इसके बाद ISBT जो जर्नल मटेरियल और मोनोग्राफिक थे सबसे पहले जो ये आए हुए थे, एक तो ये एंड इसको ये, इसी का फर्स्ट स्टैंडर्ड रिवाइज एडिशन उसके अंदर लाया गया 1978 में, उसको पब्लिश किया गया फर्स्ट स्टैंडर्ड रिवाइज वर्जन, जहाँ पे इसको रिवाइज करके इसके प्रॉपरली अच्छे से स्टैंडर्ड्स को पब्लिश किया गया। दैट इसका प्रीलिमिनरी कंसोलिडेटेड एडिशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रीलिमिनरी कंसोलिडेटेड एडिशन जो पहला था वो इसका 2007 में आया, और जब पूरा कंसोलिडेट एडिशन आया वो आया इसका 2011 में, और लास्ट अपडेट इसको किया गया 2021 के अंदर। तो ये कुछ ईयर्स थे जो कि एसोसिएट थे ISBT रिलेटेड डेवलपमेंट्स में। ISBT कब आया, किस कैटलॉगिंग कॉन्फ्रेंसेस से उसकी शुरुआत हुई, कब वो बनना शुरू हुआ, उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स कब कब आए, ये हमने इसके अंदर डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब ISBT है क्या। ठीक है, अभी हम इसकी फुल फॉर्म तो पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, लाइक इट्स, ये जो पूरा फॉर्मेट है ये आपको एक सेट ऑफ रूल्स देता है, या एक डिजिटल फॉर्मेट करने के लिए या फिर कलेक्शन को कैसे एंटर किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन हो रखा है। इसके अंदर सारे रूल्स डेवलप्ड हो रखे हैं बाय यूजिंग कॉलन, सेमी कॉलन्स, पंचुएशन मार्क को यूज़ करके इसके अंदर एंट्री की जाती है। तो इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स यूज टू क्रिएट अ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। एक बिब्लियोग्राफिक डाटा या उसकी डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं, अ स्टैंडर्ड ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, जिससे उसका एक स्टैंडर्ड और एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म बन सके और कोई भी पीपल उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, उसकी बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन को। इस रिलेटेड रूल्स दिए गए इस फॉर्मेट में, उसका पूरा फॉर्मेट दिया गया कि कैसे वो बनेगा हर तरीके के डॉक्यूमेंट्स के लिए, चाहे वो सीरियल्स हो, चाहे वो नॉन बुक मटेरियल हो, चाहे वो कार्टोग्राफिक मटेरियल हो, म्यूजिक, वीडियो, सब के लिए ISBT का फॉर्मेट आया गया है। ठीक है, इसके अलावा टू इंटरचेंज रिकॉर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, आपस में रिसोर्सेज को इंटरचेंज करना, डिफरेंट रिसोर्सेज के अंदर उनको अलग से डाटाबेस प्रिपेयर करना अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेट, किस टाइप का वो डॉक्यूमेंट है उसी टाइप के डाटाबेसेस में उसको एक्सेस करना, अलग से उसका बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन रखना, क्योंकि अगर हम सारे मटेरियल को मिक्स कर देंगे तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन के लिए या अच्छे से इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए ये यूज़ किया जाने लगा। इसको किस तरीके से इंटरचेंज करें रिकॉर्ड्स को डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू या उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट आ रहा है टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन टू एक्सचेंज बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स एट इंटरनेशनल लेवल। ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इंटरनेशनली एक फॉर्मेट की बहुत ज़रूरत थी कि एक इंटरनेशनल फॉर्मेट बन जाए जिसपे एक ही फॉर्मेट का यूज़ करके डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जा सके, बाकी और भी पीपल उसकी इंफॉर्मेशन यूज़ कर सके। तो वो एक फॉर्मेट ISBT के रूप में आया जिसमें डिफरेंट मटेरियल्स का फॉर्मेट एक्सेस किया जाने लगा, एंट्री की जाने लगी और वो एक्सचेंज भी हो सका उस फॉर्मेट की मदद से। तो ISBT जो जो जगह पे यूज़ किया जाने लगा तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज या इंटरचेंज करना इजी हो गया, इसीलिए इस फॉर्मेट को लाया गया। अब हम बात करते हैं
ये फॉर्मेट के अंदर ISBT के अंदर किस तरीके से एंट्रीज की जाती है। तो आप लोगों को पता होगा AACR रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसी तरीके से ही बिब्लियोग्राफी में भी एंट्रीज की जाती है। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन का पार्ट हो सकती है, तो वही सब लाइक टाइटल, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशन, एडिटर्स एंड इम्प्रिंट एरिया यानी कि पब्लिकेशन एरिया, GMD जर्नल मटेरियल डिस्क्रिप्शन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन कह लीजिए, नोट्स एरिया, सीरीज एरिया एंड अनदर इंफॉर्मेशन, वही सारी चीज इसके स्ट्रक्चर और इसके फॉर्मेट में भी शामिल करी जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये था ISBT के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। क्या स्ट्रक्चर है ISBT का, किस तरीके से इसको अरेंज किया जाता है। तो देखा जाए इट इंक्लूड 9 एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन। कितने एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन इसके अंदर शामिल किए गए हैं, दैट इज 9। ठीक है, तो 9 डिस्क्रिप्शंस, 9 एरियाज के अंदर इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया जाता है इसके अंदर। पहला अगर देखा जाए तो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 है आपका कंटेंट, फॉर्म एंड मीडिया टाइप एरिया, जिसके अंदर किस टाइप का वो डॉक्यूमेंट है या क्या उसका टाइप है वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है। फर्स्ट इज योर टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर आपका टाइटल की इंफॉर्मेशन आती है एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ऑथर रिलेटेड, चाहे डिफरेंट ऑथर्स हैं उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है, जिसके अंदर 1.1 यानी कि इसकी सब डिवीजन में 1.1 आएगा आपका टाइटल प्रॉपर, जो कि प्रॉपर टाइटल है। अगर पैरेलल टाइटल दे रखा है तो 1.2 में पैरेलल टाइटल आप इंक्लूड करेंगे। देन 1.3 में अदर टाइटल इन्फॉर्मेशन, टाइटल के साथ और अगर अदर इन्फॉर्मेशन है, कोई POV आ रहा है, पोर्ट स्क्रिप्ट आ रही है, तो वो इसके अंदर आएगी। 1.4 में आप अपने ऑथर्स की डिस्क्रिप्शंस देंगे। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू ऑथर एडिटर इंफॉर्मेशन, वो यहाँ पर दी जाएगी स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। देन इसी के नीचे लास्ट में आपको दिख रहा होगा 2, ये तो सारे 1 के ही सब डिविजन से। अब जो दूसरा अलग आ रहा है, पहले 0 था फिर 1 था और अब जो अलग आ रहा है वो आ रहा है आपका एडिशन एरिया, जिसके अंदर आप क्या इन्फॉर्मेशन डालेंगे, एडिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। उस डॉक्यूमेंट का ये कौन सा एडिशन है, कौन सा पार्ट है, वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप 2 जो इसका नंबर ऑफ फील्ड है उसके अंदर एंटर करेंगे। तो ये इसके स्टार्टिंग के पॉइंट से आगे बढ़ते हैं और इसके डिफरेंट एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शंस आ रहे हैं। तो इसी में बात किया जाए थर्ड की, तो थर्ड आ रहा है आपका मटेरियल और टाइप ऑफ रिसोर्सेज, जो मतलब यहाँ पर उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन या फिर मटेरियल का टाइप ऑफ रिसोर्स क्या है, क्या मटेरियल है, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। फोर्थ इज इम्प्रिंट एरिया यानी कि पब्लिकेशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, एंड आपका पब्लिशर नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है। इसके अलावा अगर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके अंदर दिए गए हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन मटेरियल डिस्क्रिप्शन एरिया, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आएगा, पेजिनेशन, साइज इस रिलेटेड। सीरीज एरिया, सीरीज रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी, डिफरेंट वॉल्यूम्स की, वो सारी इंफॉर्मेशन सीरीज एरिया के अंदर आएंगी। देन नोट्स एरिया की इंफॉर्मेशन नोट सेक्शन के अंदर आ जाएगा। एंड द लास्ट में रिसोर्स आइडेंटिफायर एंड टर्म्स लाइक योर ISBN एंड ISSN रिलेटेड डिटेल्स और रिसोर्स आइडेंटिफायर डिटेल्स, जिससे वो आइडेंटिफाई हो सकता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप लास्ट एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन यानी कि 8 नंबर पे देंगे। तो ये आपका जो है दैट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ISBT, जिसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है या इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो टॉपिक था ISBT जो कि आपका यूनिट 5 का हिस्सा है, अभी हमने सोच रखा है कि यूनिट 5 रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपके सामने हम पहले लेकर आएंगे, तो जिसके अंदर मार्क आपके सामने जा चुका है, ISBT अब आ गया है आपके सामने, और CCF FRBR आने वाले दिनों में आपके सामने आते रहेंगे।
सो दैट यूनिट 5 रिलेटेड ये हम वीडियोस प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें आज हमने डिस्कस किया ISBT। देन अगर आगे देखें तो इसके अंदर आते हैं कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड, कि ISBT रिलेटेड अगर आपके सामने क्वेश्चन आए हुए हैं या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, या अगर इसी से ही कुछ फॉर्मेट चेंज करके एक अलग सा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, तो वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम पहले। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है 1 आपका, व्हेन वाज द फाइनल ISBT कंसोलिडेशन एडिशन पब्लिश बाय इफ्ला। तो जिन्होंने ये वीडियो अभी देखी होगी स्टार्टिंग से, उनको ये क्वेश्चन का आंसर पता चल चुका होगा। काफ़ी लोगों को पता चल चुका है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऑप्शन अगर देखें, विच इज़ ऑप्शन 1 2008, ऑप्शन 2 2009, ऑप्शन 3 2010, ऑप्शन 4 2011। तो मैंने वहाँ पे 2 एडिशंस आपको पढ़वाए, एक तो था प्रिलिमिनरी कंसोलिडेशन एडिशन 2007, और एक पूरा जो इसका कंसोलिडेशन एडिशन आया वो आया है आपका 2011 में। तो यहाँ पे जो हमें कंसोलिडेशन एडिशन पूछा गया है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 2011। ये इसका करेक्ट आंसर था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। तो इससे आपको एक हिंट मिल जाता है कि किस तरीके का क्वेश्चन इसके ऊपर बन के आ रहा है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे, उसमें से मैंने ये लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ISBT रिलेटेड आपके सामने आया हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2, ISBT now contains how many areas of description। ISBT के अंदर कितने एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन है, जो कि अभी हमने इसके स्ट्रक्चर के अंदर पढ़े। तो इसका जवाब भी आप लोगों को पता चल चुका होगा। अब वही चीज़ है, तभी मैं आपको कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कोई भी टॉपिक के बात करें, आपको उसका एकदम आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप उसके बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे आपने ISBT के बारे में पढ़ा, तो ISBT के क्वेश्चंस अभी तो मैंने सिर्फ जितने क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं वो तो सही है, बाकी और क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में से देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। साथ के साथ आपके टॉपिक रिलेटेड भी क्वेश्चंस कम होते चले जाएंगे, और आपका टॉपिक पे आपकी पकड़ भी मजबूत होती चली जाएगी। तो ISBT के अंदर कितने एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन है, ये अभी हमने पढ़ा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। तो अभी 0 से लेके 8 तक हमने कितने टोटल्स एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शन पढ़े, विच इज़ योर 9 एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो टोटल ISBT के अंदर 9 एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन होते हैं, जिसमें उनकी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, विच इज़ ऑप्शन सी 9। 7, 8, 10 आपके ऑप्शन सही नहीं होंगे, 9 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ मिलती है। साथ के साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारे साथ के साथ होते रहते हैं। तो आप भी यही मोटिव बनाइए। अब जैसे कि इंट्रोडक्शन हो ही चुका है कि दिसंबर के अंदर अभी टेंटेटिव डेट्स आ गई है, आप लोगों ने देख लिए होंगे, बट प्रॉपरली नहीं आई है। तो नोटिफिकेशन कभी भी स्टार्ट होने ही वाली है दिसंबर एप्लीकेशंस के लिए। तो अच्छे से UGC नेट की टाइमली वेबसाइट भी आप चेक करते रहिए, और अपनी तैयारी और अच्छे से करनी शुरू कर दीजिए। साथ के साथ जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है, उनको इन वीडियो से थोड़ी सी और अगर इन्फॉर्मेशन कोई रह गई होगी, वो भी एक्सेस करने की जानकारी मिल जाती है। इसीलिए मेन मोटिव है कि आपका जो भी अटैम्प्ट है वो और अच्छे से हो सके, ठीक है। एक बार इसको और अच्छे से फिर एक बार देख लेते हैं कि हमने इस यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ा। तो ISBT के बारे में हमने पढ़ा। ISBT की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ किया जाता है डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ऑरिजिन कब हुआ, डेवलप किया गया इफ्ला के द्वारा। इफ्ला यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, पूरी यही फुल फॉर्म है इसकी। इन 1961 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई कैटलॉगिंग प्रिंसिपल रिलेटेड पेरिस के अंदर।
जिसमें सेटअप स्टैंडर्ड्स किए गए कि हेडिंग ऑफ द ऑथर एंड टाइटल रिकॉर्ड्स के लिए अलग से एक इंफॉर्मेशन या फॉर्मेट को निकाला जाए। तो वहाँ पर भी इसकी थोड़ी सी बात हुई है, इससे रिलेटेड डिस्कशन हुई। देन 1961 में इफ्लाकी ने कमेटी बिठाई कैटलॉगिंग रिलेटेड, जिसमें सारे इंटरनेशनल के कैटलॉगिंग एक्सपर्ट शामिल हुए रिलेटेड टू आईएसबीटी, और वहीं पे डिस्कस किया गया इसका फॉर्मेट कि किस तरीके से फॉर्मेट बनाया जाएगा। और डिफरेंट, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स आते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज आते हैं, उस अकॉर्डिंग क्या क्या इसका फॉर्मेट होगा, सब में अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। तो वो चीज़ ध्यान में रखकर इसके फॉर्मेट्स को निकाला गया। आईएसबीटी का जो मोनोग्राफिक पब्लिकेशन का फॉर्मेट आया वो 1971 में आया, जो कि इसका सबसे फर्स्ट पब्लिकेशन था। सीरियल्स रिलेटेड आईएसबीटी का जो फॉर्मेट आया 1974 में आया। जर्नल मटेरियल 1977, देन कार्टोग्राफिक मटेरियल आईएसबीटी का 1977, नॉन बुक मटेरियल आईएसबीटी का 1977, देन जर्नल मटेरियल मोनोग्राफिक का एक फर्स्ट मिला के इनको मर्ज करके फर्स्ट स्टैंडर्ड रिवाइज एडिशन निकाला गया 1978 में। मेन स्टैंडर्डाइज रिवाइज एडिशन इसका ये आया था सबसे पहले। फिर काफ़ी सारे एडिशंस आ चुके थे अलग अलग फॉर्मेट्स में, इनका कंसोलिडेटेड एडिशन निकालना ज़रूरी था। तो इसका एक पहले प्रिलिमिनरी कंसोलिडेटेड एडिशन 2007 में निकाला गया, और देन प्रॉपर कंसोलिडेटेड एडिशन, जो कि अभी आपसे क्वेश्चन में भी पूछा गया, वो 2011 में निकाला गया। ठीक है, फिर जानते हैं आईएसबीटी होता क्या है। आईएसबीटी एक तरह का फॉर्मेट आपको देता है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के लिए। तो इट्स काइंड ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड टू क्रिएट अ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में अवेलेबल हो सके, ह्यूमन उसको अच्छे से एक्सेस कर सके। टू इंटरचेंज रिकॉर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, डॉक्यूमेंट को और डिफरेंट रिसोर्सेज से कैसे इंटरचेंज किया जा सके, उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट था। इंटरनेशनली इसको कैसे एक्सचेंज किया जा सके, इंटरचेंज किया जा सके बाकी देशों के साथ, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का ये एक बहुत अच्छा बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट था। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा एक्सेस यूज़ किया जाने लगा आईएसबीटी। देन हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा। 9 एरियाज में इसके स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन किया जाता है। एरिया 1 है 0 से शुरू होता है, कंटेंट फॉर्म और मीडिया टाइप एरिया। इन रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है, तो इनको भी आप करेक्टली ही पढ़ना। 1 हमने पढ़ा टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 के अंदर और भी सब डिविजन्स आई, जिसमें 1.1 था टाइटल प्रॉपर के लिए, 1.2 था आपका पैरेलल टाइटल के लिए अगर दे रखा है, 1.3 अदर टाइटल इंफॉर्मेशन के लिए, 1.4 स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। देन ये तो 1 के सब पार्ट से। 2 आया आपका एडिशन एरिया के लिए। देन 3rd आया आपका मटेरियल और टाइप ऑफ रिसोर्स में के लिए, कौन से टाइप का रिसोर्स है वो, क्या मटेरियल है वो यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा 3 में। 4 आया आपका पब्लिकेशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इम्प्रिंट एरिया के लिए पब्लिकेशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन है, ईयर, प्लेस, पब्लिकेशन नेम, पब्लिशर नेम, वो सारा यहाँ पे डिस्कस किया गया। मटेरियल डिस्क्रिप्शन, पेजिनेशन, साइज, इलस्ट्रेशन और भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें हो, वो सारी यहाँ पे डिफाइन की जाएगी। देन पॉइंट 5 में डिफाइन की जाएगी। पॉइंट 6 में आपका सीरीज़ एरिया आया, सीरीज़ स्टेटमेंट अगर है तो वो यहाँ पे दी जाती है। 7 में नोट्स एरिया, एंड द लास्ट वन इज़ योर रिसोर्स डिस्क्रिप्शन या आइडेंटिफायर एरिया, जिसके अंदर आइडेंटिफायर यानी ISBN, ISSN इस तरीके से नंबर डाले जाते हैं और उसको एक्सेस किया जाता है। तो ये प्रॉपर हमारा आज का टॉपिक था ISBT, जो कि आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। ISBT बहुत, इसके अलावा और भी बहुत बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट है। कभी कभार बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि ISBT की फुल फॉर्म क्या है, ये है क्या, इस तरीके का क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट ISBT, या कभी कभार इसके ईयर, या ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखा जाता है तो बहुत सारे बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स को आपस में देखकर उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए आपके सामने आता है। बहुत बारी क्वेश्चन आपने देखा होगा कि 4 आपको स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, जिसमें CCF है, ISBT है, मार्क है, FRBR है, और आपको उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। इस तरीके के क्वेश्चन में भी ISBT बहुत बार देखा गया है
इंडिविजुअली आईएसबीटी के ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चंस बने हैं। तो ये काइंड ऑफ यूनिट 5 के आपके ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं इनके अंदर। तो इन टॉपिक्स को आपको और अच्छे से एक्सेस करना है। साथ के साथ इसी तरीके से और वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं एंड आफ्टर 2 या 3 डेज़ के अंदर हम इसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देंगे सो दैट आपको यूनिट वाइज उनके टॉपिक्स मिलेंगे और अच्छे से अपनी डिटेल या इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिएगा। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आपको कोई और टॉपिक पे डाउट आ रहा है और आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं तो वो भी आप लिख सकते हैं रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। हाँ, मैं उसको ज़रूर कंसीडर करूँगी और उसके ऊपर ज़रूर प्रिपेयर करूँगी वीडियो। तब तक के लिए अच्छे से आप वीडियो एक्सेस कीजिएगा। स्टे ट्यून, यहीं पर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी एंड वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।